ए कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहाँ चोरों की तरह छुप कर? वो लड़की करक लहजे में बोलते सामने खड़े अजीबोगरीब इंसान को स्या आंखों में तैश लिए घूर रही थी। वो भूरे रंग की शलवार कमीज पहने, दाएं कंधे पर गंदा सा अनेक्सी में रुमाल डाले दरवाजा तोड़ने की तगोदो में था। उसकी आवाज पर रजा, जो पूरी लगन से अपने काम में महव था, चौंक कर उस लड़की की सिमत मुतवज्जो हुआ जो ब्लू जीन्स पर टॉप पहने बॉब कट बालों समेत उसे लड़का ही लगी थी। उसकी शक्ल देखते ही उस लड़की के चेहरे पर नागवारियत दोहराई। रजा ने सर खुजाते मशकूक निगाहों से सरतापा उसकी जानिब देखा। तुम कौन? उसने रुमाल से पसीना पोंछते वही रुमाल दोबारा अपने कंधे पर डाला। अंदाज तफ्तीशी था लेकिन लहजा भरपूर गांव के बासी का। उस लड़की की स्याह गहरी आंखों में हकारत और कहर सिमट आया। क्यों? तुम मेरे बाप लगते हो जो तुम्हें बताऊं? ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, सीधी तरह से मेरी बात का जवाब दो। वो गुस्ताखाना लहजे में बोली थी। माथे पर सिलवटें नुमायां थी। रजा की पुरसोच निगाहें उसके सुर्खो सफेद चेहरे पर जमी थी, जो दिखने में तो कम उम्र लड़की का था, लेकिन जुबान उसकी किसी तेज धार की मानी थी जो सबको छलनी करने का हुनर रखती थी। क्यों बाजी? मैं तुमको क्यों बताऊं? वो उसे जानता नहीं था और वो कैसे उस पर हुक्म चला रही थी। रजा के लहजे पर उस लड़की के वजूद में गोया शोले भड़के थे। एक तो उसका गंदा सा हुलिया सोने पर सुहागा, उसका बोलने का अंदाज उस लड़की की स्याह आंखों में तनफ्फुर की लहरें दौड़ा गया। उसके आध खुले मुंह से दिखाई देते पीले दांत, उसे बेसाख्ता करेहत सी महसूस हुई थी उससे। वो जो कोई भी था उसे निहायत ही गंदा लगा था। तुमने शक्ल देखी है अपनी? आंखों से तुम भेंगे हो, दांत तुम्हारे बाहर को हैं, खड़े तुम मेरे घर में हो और मेरी आंखों में आंखें गाड़े मेरे आगे ही अपनी चोंच लड़ा रहे हो। वो जारहाना अंदाज में उसकी जानिब बढ़ते फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली तो उस लड़के ने उसके तेवर देखते ही कदम बेसाख्ता पीछे लिए थे, जो अब अपनी शर्ट की आस्तीन फोल्ड कर रही थी। अब वो बिल्कुल दरवाजे से जा लगा था, जबकि वो लड़की सुर्ख होती आंखें उसकी आंखों में डाले उसके सर पर खड़ी थी, जो बात करते हुए बार बार अपने शोल्डर कट बालों को पीछे झटके दे रही थी। देखो, तुम अब ज्यादा ही बोल रही हो बाजी। यहाँ मुफ्त में नहीं आया मैं, पैसे भरे हैं मैंने, मुफ्तखोरी नहीं की कभी हमने, हक हलाल की कमाई करते हैं हम। वो भी उसके अंदाज और लहजे से अच्छा खासा आजिज आ गया था, तभी मुंह बनाते हुए बोला, जिसकी बदौलत उसके चेहरे के बाएं जानिब बना कट उस लड़की को बदमज़गी से रुख फेरने पर मजबूर कर गया। वो भी उसके अंदाज और लहजे से अच्छा खासा आजिज आ चुका था, तभी मुंह बनाते हुए बोला, जिसकी बदौलत उसके चेहरे के बाईं जानिब बना कट उस लड़की को बदमज़गी से रुख फेरने पर मजबूर कर गया। ओ माय गॉड! मतलब तुम्हें रखा है उस जल्लाद ने इस घर में? किराएदार आए हो तुम यहाँ पर? हाउ डिस्गस्टिंग! इस घर में तुम मेरे मुकाबिल रहोगे? तुम्हारी औकात है क्या भद्दे इंसान? तुम्हारे जैसे इंसान तो मेरी जूती की नोक पर होते हैं। वो नखवत ज़्यादा लहजे में बोलती अच्छा खासा तिल मिलाई थी। मतलब उस घर में किराएदार रखा भी तो इस जैसे इंसान को, जिसकी ना कोई सूरत है और ना कुछ। वो उसके मुकाबिल खड़ा था। रजा ने ठिठक कर सर तापा उस छोटी सी लड़की को देखा, जिसके शोल्डर कट बाल थे, जो जब जब बात करती थी हिलते थे। उसके बाद उसने आंखों को छोटा किए अपने मुंह से पान की थूक दूर फेंकी। उस लड़की की आंखों से चिंगारियां फूटने लगी। यू ब्लडी इडियट! वो इतनी गंदगी देखते उसे धक्का देते हुए रौनक से बोली तो रजा ने बर वक्त दीवार का सहारा लेते खुद को संभाला था। ए पागल लड़की, तेरे को शर्म नहीं आती जो ऐसे धक्का दे रही है? या किसी ने सिखाई नहीं तमीज? ये ब्लड नहीं पान है। वो अपनी शर्ट की आस्तीन फोल्ड करता तमाम लिहाज बालाई ताक रखता इश्तियाल आमेज लहजे में बोला तो उस लड़की की आंखों से चिंगारियां फूटने लगी। उसने आगे बढ़ते एक जोरदार थप्पड़ रजा के मुंह पर जड़ा था। रजा उसकी अचानक कार्रवाई पर हवन्नक ज़्यादा सा रह गया। आज तो मुझसे ऐसे मुखातिब हो गए तुम, लेकिन आइंदा इस कदर वाहियात तरीके से मुझसे बात करने से पहले 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, बल्कि करोड़ बार सोचना। मैं माफ़ करने वालों में से कतई नहीं हूँ, और अपनी इस बदसूरत शक्ल को लेकर मेरे सामने दोबारा हरगिज मत आना, वरना ये जो एक निशान एक जानिब है ना, दूसरी जानिब भी वैसा ही देखने को मिलेगा। वो पथरीली निगाहों से उसके चेहरे को देखती सर्द मोहरी से बोली तो रजा ने हैरत से गाल पर हाथ रख के उस लड़की के तौर अतवार देखे। आंखों में आंसू जमा होना शुरू हो गए थे। वो उस लड़की को देखता ही रह गया जिसे वो जानता भी नहीं था, लेकिन न जाने कौन से बदले लेने की खातिर उसे लड़ने आ गई थी वो। शायद उसे बिना बात के बात बढ़ाने का शौक था। वो सर झटक गया।
اس کی بھی مجبوری تھی۔ اسے صفائی کی نوکری بھی انہی کے بیٹے کے ہسپتال میں ملی تھی۔ اسے کمانے کے لیے اس بدتمیز اور منہ پھٹ لڑکی کو بھی سہنا تھا۔ تبھی بیزاریت سے اس کی جانب دیکھا۔ اے لڑکی، کیا واویلا مچا رکھا ہے آپ نے یہاں؟ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی مزید کوئی گوہر افشانی کرتی، اپنے عقب سے آنے والی کڑک دار آواز پر تنفر بھرے انداز میں ضبط سے آنکھیں میچ گئی۔ وہ اپنے ہوش و حواس بحال کرتی، دل پر پتھر رکھتے ان کی سمت متوجہ ہوئی۔ یہ شخص اس گھر میں قطعی نہیں رہے گا دادی، وہ قطعیت بھرے لہجے میں بولی تو وہ پروقار انداز میں اسپاٹ چہرے سمیت لاٹھی کے سہارے چلتی اس کے قریب آئی، جو دکھنے میں ایک خرانٹ سی لگ رہی تھی۔ اس کے تحکمانہ لہجے پر ان کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ نہ تو آج سے پہلے آپ کی اس گھر میں سنی گئی ہے اور نہ آگے سننے کا کوئی خاص ارادہ ہے۔ اس گھر کا ہر فیصلہ میں لیتی ہوں، تو براہ کرم اپنے کام سے کام رکھیں اور جائیں یہاں سے۔ وہ آنکھوں میں ناگواری لیے روبدار لہجے میں بولی تو اس نے بے ساختہ ان کے جھریوں والے چہرے کو اور ہاتھوں کو دیکھا، جن کو صرف اپنی انا اور غرور میں رہنا عزیز تھا، باقی دنیا ان کے لیے محض ایک کھیل کی مانند تھی۔ وہ تمسخر سے ہنستے ہوئے ان کی بات کو معمول کے مطابق سرے سے نظر انداز کرتی کندھے اچکا گئی اور جیب سے چیونگم نکالتے منہ میں ڈال کر بے نیازی سے اسے چبانے لگی۔ اس کا یہی لڑکوں والا انداز تو انہیں زہر سے بھی بدترین لگتا تھا۔ وہ ایک نخوت بھری نگاہ اس پر ڈالتے رضا کو انیکسی میں جانے کا اشارہ کرتی، خود بھی دوپٹہ درست کرتے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ان کے جاتے ہی اس نے اپنا رخ دوبارہ اس سیاہ فام کی جانب کیا۔ ویسے تم اس قدر کالے اور بھدے کیوں ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ اندر کی جانب جاتا، اس نے اندھیرے میں تیر چلایا جو سیدھا نشانے پر جا لگا تھا۔ اس کی بات پر رضا کا رنگ صورت سے پھیکا پڑا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ ایک بار پھر نارمل ہوتے بے تاثر نگاہوں سمیت اسے مخاطب کر بیٹھا۔ لگتا ہے باجی تم لوگوں کو اس کی صورت سے دیکھتی اور پرکھتی ہو۔ وہ شاید بار بار اپنی صورت کی بابت برائیاں سنتے برا مان گیا تھا، تبھی اپنے دانتوں میں انگلی مارتے ہوئے بولا تو اس لڑکی نے غیظ کے عالم میں اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔ رضا کیوں ایسی حرکتیں کر کے اس کے ضبط کا امتحان لے رہا تھا؟ اسے ابکائی آنے والی ہو گئی۔ اس کے کپڑوں سے اٹھتی بدبو جو تھی، اس کے بھبوکے اسے اپنی طرف پھیلتے محسوس ہوئے۔ ہاں، پرکھتی ہوں میں لوگوں کو ان کی صورت دیکھتے، مجھے کسی کی بھی سیرت اپنی جانب کھینچ نہیں سکتی۔ میرے لیے صرف صورت ہی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ مجھے شروع سے یہی سکھایا گیا ہے۔ اور مزید ایک بات، میں اگلے انسان کی صورت دیکھتے ہی اندازہ لگا لیتی ہوں کہ اگلے انسان کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ کہتے ہیں نا، عقاب کی نظر ہے میری، اور میری بات اپنے اس بھوسے بھرے ذہن میں ابھی سے بٹھا لو کہ تمہیں تو میں اس انیکسی سے نکلوا کر رہوں گی۔ یو جسٹ ویٹ اینڈ واچ، تمہاری حیثیت میں تمہیں باور کروا کے رہوں گی۔ وہ اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولتی، اس کے ٹوٹے پھوٹے شوز پر پاؤں مارتی، پیر پٹکتے گھر کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ رضا نے سر جھٹکتے اپنے کندھے سے رومال اتارا اور دروازے کی کنڈی جھاڑنے لگا۔ یہاں مٹی اٹی ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے باجی اب نارمل ہے، تبھی تو سب کے اوپر پل پڑتی ہے۔ خیر چھڈو، مجھے تو رہنے کے لیے اتنا حسین اور عالی شان جگہ اور نوکری مل گئی ہے، اب تو میں پیسے کما کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکتا ہوں۔ وہ آسمان کی جانب دیکھتے اپنے سیاہ ہاتھ چہرے پر پھیرتے ہوئے بولا، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کا واحد سہارا تھا، تبھی اس نوکری پر بھی وہ پرسکون تھا۔ جزا یہ لیتی جا میری جان، نادیہ بیگم کی آواز پر اسکول جاتی جاتی جزا مسکرا کر ان کی جانب پلٹی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ٹفن کا باکس دیکھتی جی جان سے مسکراتے ان کے گلے کا ہار بنی تھی۔ شکریہ امی، وہ ان کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے بولی اور گھر کی دہلیز عبور کر گئی۔ سامنے گھر سے اقرا کو لیتی اب وہ دونوں پیدل ہی چل کر قریبی اسکول کی جانب جا رہی تھی۔ پورا راستہ باتوں کے دوران کیسے کٹا خبر ہی نہ ہوئی۔ سکول پہنچتے ہی گارڈ کو سلام کرتے اقرا تو آفس کی جانب چل دی، جبکہ جزا کا رخ اسٹاف روم کی طرف تھا۔ اسٹاف روم میں پہنچتے ہی اس نے اپنا دوپٹہ وغیرہ سیٹ کر کے خود پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور تسلی ہوتے ہی باقی ٹیچر سے ملتی، اس سے پہلے کہ باہر کی جانب جاتی میڈم کی آواز پر اس کے اپنی کلاس میں بڑھتے قدم ٹھٹکے تھے اور رکے تھے۔ مس جزا، یہ رجسٹر آپ شازیہ کے کمرے میں پہنچا دیں گی کیا؟ انہوں نے عاجزانہ لہجے میں درخواست کی تو اس نے بنا کسی تردد کے اثبات میں سر ہلایا۔ شور میم۔ وہ ان کے ہاتھ سے رجسٹر لیتی اسکول کے ایک کونے میں بنی زینوں کی طرف چل دی۔ وہ اپنے ہی دھیان میں مصروف اوپر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سیڑھیوں کے وسط میں ہی کچھ عجیب و غریب شور نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کی آواز ہولے ہولے دھیمی ہوتی جا رہی تھی۔ اسے تجسس سا ہوا، دیوار پر نہ جانے کیوں پردہ سا لگا تھا۔
उसे आज पहली बार यहाँ आने का इत्तेफाक हुआ था। उसने तजस्सुस के मारे मजबूर होकर उस पर्दे की जानिब हाथ बढ़ाया ही था कि किसी बच्चे की सिसकियों की आवाज़ पर उसका रंग सूरत से फक हुआ था। इससे पहले कि वो अपने कदम मजीद आगे बढ़ाकर पर्दा हटाती, उकब से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। वो एक चीख मारते रीलिंग से पुश टिकाए आंखें मीच गई। एक्सक्यूज़ मी मिस। अपने इंतहाई करीब से आने वाली मर्दाना आवाज़ और मसहूर कुन खुशबू ने एक लम्हे के लिए जज़ा को अपने हवासों में जकड़ा था, और उसने अपनी आंखों पर हाथ रखे हटाने की ज़रा सी कोशिश की और फिर आंखें वाह की थीं। अपने सामने खड़ी एक नई शख्सियत को देखते उसकी आंखें तहय्युर के मारे फैली थीं। आंखों में एक अनजान को देखते खौफ भी उभरा था। आप कौन?" उसने सहमे सहमे अंदाज में इस्तफसार किया तो मुकाबिल ने अपनी आंखों में सताइश लिए उसके गुलाबी चेहरे को देखा, जो गुलाबी और पीले रंग के इम्तजाज के सूट में उसे फूल की मानी तरोताज़ा लगी। उसने मुस्काती निगाहों से सर तापा उसका जायज़ा लिया था और वो उसकी निगाहों से खाइफ होने लगी। "मिस, आप प्लीज़ परेशान मत हों, मैं यहाँ का प्रोफेसर हूँ। शायद आप नई आई हैं तभी पहचान नहीं पाई मुझे।" उसने उसे तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा तो वो शर्मिंदा सी होती इस बात में सर हिला गई। वो शख्स भी एक मुतबस्सम निगाह उस पर डाले जीने चढ़ता अपनी क्लास की जानिब बढ़ गया। पीछे वो एक बार फिर उस पर्दे को देखती अपने हवास बहाल कर रही थी। एक तजस्सुस भी था और खौफ भी कि न जाने बच्चों की अजीबोगरीब आवाज़ें यहाँ से क्यों आ रही थीं। उस दिन वाली बच्ची की आवाज़ उसकी समातों से टकराई तो उसके जहन में झमाका सा हुआ। एक गैर मामूलीपन का एहसास शिद्दत से उसके रगो-पै में सिरायत कर गया था। अगर यहाँ कुछ गलत नहीं नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ, वो खुद को ही मलामत करते दिल ही दिल में बोली। अभी वो एक हाथ से ग्रिल थामे खड़ी थी, जबकि दूसरे हाथ की उंगली उसने दांतों तले दबाई। अभी वो एक हाथ से ग्रिल थामे जबकि दूसरे हाथ की उंगली अपने दांतों तले दबाए किसी गहरी सोच में गलता थी जब उसे अपने शाने पर किसी का लम्स महसूस हुआ और वो चौंक कर रुख फेरने पर मजबूर हुई। मगर सामने खड़ी इकरा को देखकर उसने गहरा सांस फिजा के सपुर्द किया था। "तुम यहाँ खड़ी क्या सोच रही हो? मुल्क का निज़ाम हिलाने का इरादा है क्या, जो इर्द गिर्द का होश खबर ही नहीं तुम्हें?" इकरा ने हंसते हुए सवाल किया तो वो भी उसके अंदाज पर चेहरा झुकाए पर मुश्किल मध्यम सा मुस्कुरा दी। वो ये नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके चेहरे को देखते उसके दिल में चलते हालात का मुलाहिजा करे। ना चाहते हुए भी वो मुस्कुरा दी। "नहीं, बस मैं अपनी क्लास में ही जा रही थी," उसने कहते साथ ही अपने कदम क्लास की जानिब बढ़ाए थे। मगर कुछ याद आने पर वो कुछ सोचते रुकी और पलटी। "इकरा, ज़रा सुनो," उसने जीने चढ़ती इकरा को मुखातिब किया तो उसने ठहरते सवालिया निगाहें उसकी जानिब उठाई थी, जो कुछ बेचैन दिखाई दे रही थी। इकरा को हैरत हुई उसके तासुरात देखकर। "वो तुमसे कुछ पूछना था," उसने बात की तमहीद बांधते ही अपने खुश्क लबों पर जबान फेरी थी। इकरा ने अचंभे से उसकी जानिब देखा, जो अब परेशानी से अपनी उंगलियां मसल रही थी। "वो दरअसल यहाँ से बच्चों के सिसकने की आवाज़ आ रही थी। यहाँ क्या सीन है?" "वो मैं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। यहाँ से मैं गुजर रही थी तो बस वो आवाज़ें आईं। तभी वही आवाज़ें जहन में गर्दिश कर रही हैं, इसलिए तुमसे पूछ लिया," उसने कहते साथ ही रसानियत से अपना जवाब पेश किया। तो इकरा उसकी बात पर मध्यम सा हंस दी कि वो इसकी बात "ओह! तो तुम इस बात पर बेचैन थी। अरे पागल, यहाँ वो चौकीदार अपनी फैमिली के साथ रिहाइश पजीर है, तभी उसके बच्चे होंगे। तुम भी कुछ भी सोचती हो, मनफी सोचों को एक जानिब रखते मुस्बत भी सोचा करो, सेहत के लिए अच्छा होता है।" वो हंसकर बोलती सर झटकते जीने चढ़ गई थी, जबकि उसकी बात पर जज़ा मुस्कुरा भी न सकी। न जाने क्यों बार बार ध्यान उन्हीं आवाज़ों की जानिब जा रहा था, यहाँ तक कि स्कूल से वापसी पर भी वो खोई खोई कैफियत में ही थी। इकरा ने बार बार उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसकी बातों पर भी बेध्यानी में हूँ हाँ करती रही। दिल में एक अजीब किस्म का खौफ कुंडली मारे बैठ गया था, जिससे निकलना शायद आसान काम नहीं था, खास तौर पर जज़ा के लिए। स्याह बादल आसमान पर अपना डेरा जमा चुके थे। बादलों ने तारों को अपनी लपेट में ले लिया था। ठंडी ठंडी हवा एक सुकून सा फराहम कर रही थी। हवा में हल्की हल्की खुनकी भी मौजूद थी। ऐसे में वो मामूल के मुताबिक किचन में खड़ा गुनगुनाते हुए चाय बनाने में मसरूफ़ था। किचन में खुली खिड़की एक ठंडी हवा का झोंका देती और साथ ही माहौल खुशगवार हो जाता।
भाई लोग चाय तैयार है, लाउंज में तशरीफ ले आए। वो चाय कपों में उंडेलता ऊंची आवाज लगाते हुए बोला। कुछ ही लम्हों के तवक्कुफ के बाद वो जूं ही हाथों में ट्रे थामे लाउंज में पहुंचा तो वो दोनों हाथों में चिप लिए किसी बहस मुबासे में मसरूफ थे। उसने जैसे ही ट्रे वस्त में रखा शीशे की मेज पर, वो दोनों मुस्कुराते हुए तमाम बातों को जहन से झटकते चाय की जानिब मुतवज्जो हुए थे। बहुत शुक्रिया हसन बेटा, इसकी बहुत ज़रूरत थी। अशब ने मुस्कुराकर बोलते चाय का कप लबों से लगाया था, जबकि उसके बेटा कहने पर वो हमेशा की तरह चिढ़ा था। जैन ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने की खातिर कप लबों से लगा लिया। यार अशब भाई, फिर से बेटा, मैं कोई बेटा बेटा नहीं हूँ आपका, सिर्फ 6 साल ही तो छोटा हूँ। सिर्फ 6 साल ही तो छोटा हूँ, वो मुंह बनाते हुए बोला तो वो दोनों इतने थकन ज़दा माहौल में भी ना चाहते हुए हंस दिए। वो उन सबको ही इस कदर अजीज था, उन सब के हंसने की वजह, जब से उन दोनों को मालूम हुआ था कि वो बिल्कुल अकेला है इस भरी दुनिया में, उसका कोई नहीं है। उस वक्त से सब मैस वाले उसे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे थे। इसी बदौलत वो उसे भी कभी कभार बेटा कहकर मुखातिब कर लेते, लेकिन उसे इस लफ्ज़ से शदीद चिढ़ थी। अभी भी वो उसके तर्ज मुखातिब पर चिढ़ गया और इसी बदौलत वो भी उसे कभी कभार बेटा कहकर मुखातिब कर लेते थे, लेकिन उसे इस लफ्ज़ से शदीद चिढ़ थी। अभी भी वो उसके तर्ज मुखातिब पर चिढ़ गया था। भाई प्लीज़ मुझे ऐसे बेटा बेटा कहकर मुखातिब मत किया करें, आप जानते हैं मुझे किस कदर बुरा लगता है ये लफ्ज़। वो उन दोनों के मुस्कुराते चेहरों को देखते दांत कचकचाते बोला तो वो दोनों बेसाख्ता खुलकर हंस दिए। एनीवेज, चाय हमेशा की तरह ज़बरदस्त थी। अब सुकून से आगे के मरहले भी तय हो जाएंगे बेटा। अब की बार जैन ने भी शरारती लहजा अपनाते आखिर में बेटा लफ्ज़ पर जोर देकर कहा तो हसन मुंह बिसोरे दूसरी जानिब रुख कर गया था। वो तीनों मीटिंग के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे ताकि जो इक़दाम आगे उठाने हैं उनके बारे में गुफ्तगू शुनीद हो जाए। आप देखिएगा, आपके बच्चों से तो मैं गिन गिन कर बदले लूँगा, बस आपकी शादी कराने की देर है। वो मुंह पर हाथ फेरते हुए बेबसी से बोला तो अशब उसकी बात पर तासुफ से नफ़ी में सर हिला गया, जैसे उनसे ज़्यादा उसे उनकी शादी की फ़िक्र थी। चलो अशब, मीटिंग रूम में, सर से भी बात हो जाएगी तफसील से। जैन का चेहरा जो एक लम्हे के लिए तारीक हुआ था उसकी बात पर, उसकी सर्द आंखों में कुर्ब की एक लहर दौड़ी थी। वो जल्द ही खुद को संभालते फिलहाल हसन से मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाजी बरतते अशब को संजीदगी से मुखातिब करने लगा तो उसने भी हैरत से उसका अंदाज देखा जो बुरी तरह से बिगड़ा था। उसकी पेशानी पर शिकने नमूदार हुई थी, जबकि हसन, जिसे ये बात पहले से ही अजबर थी कि वो शादी के नाम से ही खार खाता है, अपना प्लान कामयाब होता देख दिल ही दिल में भंगड़े डालने लगा। वैसे भाई बताएं ना, कब करेंगे शादी? जब आपकी बीवी और मेरी भाभी आएगी और फिर छोटे छोटे गोलू मोलू से बेबीज भी। उसने आंखें पटपटाते हुए मासूमियत से कयास आराई की तो अशब ने उसकी हरकत पर बेसाख्ता उसे आंखें दिखाई थी, जबकि जैन का जब्त जो काफ़ी दिनों से वो खुद पर किए बैठा था टूट गया। हसन, कैन यू प्लीज़ शट अप? हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता। यहाँ इंसान परेशानी में घुले जा रहा हो और आपको एक ही बात सूझ रही है, और वो भी मेरी शादी की। कभी संजीदा भी हो जाया करें, और अगर नहीं हो सकते तो अपनी ज़ुबान को लगाम दें। वो मुठियाँ भींचते सख्ती से उसे बावर कराने वाले अंदाज में दहाड़ा था। उसके लहजे पर हसन ने मुस्कुराते हुए लबों को फ़ौरन से पहले समेटा था। उसके फ़क होते चेहरे समेत मुश्किल से मुस्कुराते अशब की जानिब देखा जो आंखों में सर्दपन लिए जैन को ही घूरने का फरीज़ा अंजाम दे रहा था। सॉरी भाई, अब नहीं बोलूँगा। वो आंखों में खालीपन लिए बोलता वहाँ से निकलते अपने कमरे की सिमत चल दिया, जबकि अशब की निगाहें हनूज जैन के फ़क होते चेहरे की जानिब थी, जो अब बेचैनी से हसन को कमरे की जानिब जाता देख रहा था। क्या मुझे ये पूछने का हक है मेजर कि ये क्या हरकत थी? अशब के संगीन लहजे पर उसका दिल धक से रह गया। उसने झटके से रुख मोड़ते उसकी जानिब देखा था, जिसने आज तक कभी उसे पूरा नाम उसका लेते मुखातिब नहीं किया था। ऐसा तर्ज मुखातिब उसका उस वक्त ही होता जब वो किसी से सख्त खफा होता। प्लीज़ अशब, इस मुतालिक तुम मुझसे बात मत करना। हम यहाँ मिशन की खातिर आए हैं, ना कि शादियाँ करने। वो झुंझलाते हुए अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़ गया। लैंग्वेज प्लीज मेजर फॉर देन, एट दैट टाइम आई एम योर लीडर, सो हाउ डेयर यू टॉक लाइक दिस टू मी। उसके भिंचे भिंचे अंदाज पर जैन ने सुन होते हुए उसकी जानिब देखा, जिसका चेहरा हद दर्जा सुर्ख पड़ रहा था। अशब, तुम ये किस तरह से बात कर रहे हो? अभी हम फिलहाल मिशन को डिस्कस नहीं कर रहे थे, बल्कि एक फैमिली की तरह वक्त गुजार रहे थे, उसने जैसे जताया था। अशब ने तमस्खराना अंदाज में उसकी जानिब देखा, जैसे उसकी बात बिल्कुल पसंद ना आई हो। पहले एक बार सोच लो कि चाहते क्या हो।
एक जानिब तुम कह रहे हो कि हम मिशन के लिए आए हैं और दूसरी जानिब कह रहे हो कि अभी हम फैमिली की तरह थे। मुझे भी इत्तला दे दें ताकि मैं सोचूं कि मुझे आपके साथ एज अ लीडर रहना है या एज अ फैमिली मेम्बर, क्योंकि शायद उसने भी फैमिली मेम्बर समझ कर ही आपसे मजाक किया था, जिसे आप इस हद तक संजीदा ले गए कि उसका लिहाज भी नहीं किया। अशब ठंडे ठार लहजे में बोलते आखिर में जवाब तलबी करने लगा। उसके अंदाज पर वो खुद पर जब्त करते शर्मिंदगी से आंखें मीच गया। अशब भी घुटनों पर हाथ रखते वहां से उठ खड़ा हुआ। अब उसका रुख मीटिंग रूम की तरफ था। सॉरी। हसन, जो अपने कमरे के टेरिस पर खामोशी से हाथ जमाए खड़ा, न जाने आसमान पर क्या तलाश कर रहा था, अपने उकब से आने वाली आवाज़ पर चौंक कर उसे एक नज़र देखते बेरुखी से निगाहों का जाविया बदल गया, जबकि एयरपीस की बदौलत उनकी आवाज़ें मीटिंग रूम में जाते अशब के कानों में पड़ी तो वो दिलकशी से मुस्कुरा दिया। चलो अब ज़्यादा भाव मत खाओ, जानते हो ना कि मुझे ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो क्यों बार बार इन्हीं बातों का जिक्र करते हो। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि इन सब चीज़ों की बदौलत मैं तुमसे अपना टेम्पर लूज़ करूँ। वो मतानत से समझाने वाले अंदाज में बोला तो हसन ने नाराज़ निगाहों से उसकी जानिब देखा था। हाँ जिस दिन मैं नहीं हूँगा ना, हाँ जिस दिन मैं नहीं हूँगा ना आपके पास यहाँ। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, एयरपीस से अशब और सामने खड़े जैन ने बैक वक्त सख्ती से उसे टोका। वो चमकती निगाहों समेत कहकहा लगा गया, जबकि उन दोनों का दिल बुरी तरह डूबा था। अरे यार, ऐसे हवास बागता तो मत हो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। मैं भला आप दोनों को छोड़कर कहाँ जाऊँगा भला। हसन का आपके बगैर कोई वजूद नहीं। वो जैन के गले लगा हुआ मोहब्बत से बोला तो जैन ने आंखें मीचते उसे सीने में भींच लिया। वो उन सबको ऐसे ही अजीज था। इसी तरह छोटी छोटी बातों पर दिल हौला भी देता था और बाद में संभाल भी लेता था। मेजर फरजैन एंड कैप्टन हसन, कम इन द मीटिंग रूम क्विक। एयरपीस से मेजर अशब की भारी गंभीर आवाज गूंजी तो वो दोनों चौंक कर एक दूसरे से अलग हुए और संजीदगी से मीटिंग रूम की जानिब चल दिए। उनके चेहरों पर गुजरे वाक़ये का कोई तासुर तक नहीं था अब। घर की लंबी राहदारी अबूर करते जूं ही वो दोनों जीनों की बैक साइड पर पहुंचे। जीनों की दीवार पर ही खुफिया कैमरा बनवाया था उन्होंने। एक खुफिया बटन दबाया। बटन दबाते ही मीटिंग रूम का दरवाज़ा दरमियान से आधा होता खुलता चला गया और लंबी लंबी सीढ़ियाँ उनकी मुंतज़िर थीं। नीचे पहुंचते ही उन्होंने एक तायराना निगाह पूरे कमरे में डाली थी, जहां उनके काम का असलहा और उसके अलावा और भी बहुत सा सामान रखा था जो उनके मिशंस पर हमा वक्त उनके साथ होता। उनके आते ही वो रास्ता उनकी सूरत पहचानते ही बंद हो जाता। दाएं जानिब मेज के इर्द गिर्द रखी कुर्सियों में से एक पर मेजर अशब स्पार्ट चेहरे समेत उन्हीं का इंतजार कर रहा था। ये घर उन तीनों का था। तभी ये खुफिया कमरा खास तौर पर अशब ने मीटिंग्स की बदौलत बनवाया, ताकि घर में होते हुए भी किसी को इल्म ना हो कि वो सब चीज़ें डिस्कस कहाँ करते हैं, क्योंकि कमरे का दरवाज़ा भी उसी रंग का था। वो दोनों मजबूत कदमों समेत चलते कुर्सियों पर विराजमान हुए। अब उनका रुख अशब की जानिब था ताकि बात का आगाज़ किया जा सके। हसन, प्लीज टर्न ऑन द प्रोजेक्टर। उसकी आवाज़ पर वह इस बात में सर हिलाता प्रोजेक्टर ऑन कर गया। जैन ने वायर उससे कनेक्ट करते लैपटॉप संभाला। फर्स्ट, हम कुछ अहम चीज़ें डिस्कस करेंगे इस मीटिंग को लेकर, और सेकंड, वी हैव अ मीटिंग विद जनरल आकिफ आफ्टर हाफ एन आवर। उसने दोनों को इत्तला दी तो उन दोनों ने एक साथ उसे सल्यूट किया। क्योंकि फ़िलहाल वो उन्हें लीड कर रहा था तो वो उसके ओहदे और रुतबे का ख्याल रखते थे जो दोनों से बड़ा था उस वक्त। कैप्टन फ़हद, अब तक सारी इन्फॉर्मेशन बताइए। उसने संजीदगी से उसे मुखातिब किया। सर, वो दरअसल अब तक जांच पड़ताल से जो कुछ भी सामने आया वो ये है कि यूनिवर्सिटी में जो लड़कियां गायब हुई हैं उनके पीछे यूनिवर्सिटी का डीन भी शामिल है, और जिसके ज़रिए ये काला धंधा चल रहा है। और इसी काम में इस यूनिवर्सिटी में खुफिया तरीके से काफ़ी लड़के और लड़कियां भी मुलविस हैं। उस डीन तक पहुंचने की उस दिन काफ़ी जिदोजहद की थी, लेकिन अचानक कुछ लड़कों की आमद से मुझे रोकना पड़ा। लेकिन जो भी हो रहा है इस बात की गारंटी है कि उस डीन के अंडर ही हो रहा है। बाकी कल इंशाल्लाह एक बार फिर तमाम सूरत हाल का बारीक बीनी से जायज़ा लेना है। उसकी बात पर उसने पुरसोच निगाहों से उसकी जानिब देखा। उसने काफ़ी जगह अपने आदमी फैलाए हुए हैं और भी काफ़ी जगहों से इत्तलात मिली हैं। ये जो भी है उसकी मौत बहुत बुरी लिखी है। जैन शररबार निगाहें किसी नादीदा नुक्ते पर जमाए मुठियाँ भींचते कड़े लहजे में बोला था। इसी तरह बातों में मसरूफ तकरीबन आधा घंटा गुजरते ही स्क्रीन पर सराकिफ नमूदार हुए थे। इन तीनों ने संजीदगी से खड़े होते उन्हें सैल्यूट किया तो उन्होंने फ़कत मुस्कुराने पर इक्तफा किया। मेजर अशब, क्या अपडेट है अब तक की?
انہوں نے دونوں ہاتھوں کو باہم ملاتے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ سر، جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں، کافیوں کے متعلق اپڈیٹ ہے ہمیں۔ کل ہی اسلحے کی فراہمی ہونی ہے اور ہمیں کسی بھی طرح وہ روکنی ہے تاکہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ کوئی ان کے مد مقابل پہنچ چکا ہے۔ وہ کیا ہے نا، ہوش بھی تو ٹھکانے لگانے ہیں۔ اور اس کام میں میجر اشرف کو بہت لطف آتا ہے۔ کل ہم اس ڈین کے خفیہ اسٹور روم میں اپنا سرچ آپریشن کریں گے اور کسی بھی طرح وہاں سے وہ نشہ آور ادویات کی بوریاں غائب کریں گے۔ وہ بھاری گمبھیر لہجے میں گویا ہوا، اس کی آنکھوں میں مخصوص قسم کی چمک نے احاطہ کیا ہوا تھا۔ لیکن سر، ایک اہم چیز، ہمیں سب سے پہلے اس انسان کا پتہ لگانا ہے جس کی بدولت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا کالا اور گورکھ دھندا کوئی تو چلا رہا ہے، ضرور بڑی بڑی ہستیاں ہیں اس میں شامل۔ میری اطلاع کے مطابق کافی بڑی بڑی شخصیات شامل ہیں اس میں۔ زین نے اپنے مطابق بہت اہم پہلو ان کے سامنے رکھا تھا۔ جنرل عاقف نے فخریہ انداز میں ان تینوں کی جانب دیکھا تھا۔ ان کا ان تینوں کو اس مشن پر بھیجنے کا ارادہ یا فیصلہ بہت درست تھا۔ آس پاس بھی ایک بہت اہم اطلاع ہے، یہ سب کچھ اس ملک میں تو بالکل نہیں ہو رہا۔ اس بات کی تصدیق میں کر چکا ہوں، اور رہی بات کسی پر شک ہونے کی، تو سر، ایک انسان پر میری کڑی نظر ہے اور مجھے کہیں نہ کہیں شک ہے کہ اس کام میں اس شیطان صفت انسان کے ساتھ پوری طرح وہ بھی شامل ہے۔ میجر زین کی بات پر میجر اشرف نے مبہم سا مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ان تینوں نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا جو نہ جانے کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ دونوں اس کے انداز پر تذبذب کا شکار ہوئے تھے۔ کس پر شک ہے آپ کو؟ جنرل عاقف نے ناسمجھی سے اسے مخاطب کیا تھا۔ سر، ابھی تو میں بالکل نہیں بتا سکتا۔ آپ جانتے ہیں جب تک میں ایک بات پر یقین کی مہر ثبت نہ کر لوں، میں کسی کو اس کے بارے میں اطلاع نہیں دیتا۔ اس کی بات پر وہ سب اس بات میں سر ہلا گئے۔ لیکن میجر اشرف، آپ کا شک ہمیشہ بالکل ٹھیک گیا ہے۔ ایسے ہی تو آپ کو سب عقاب کی نظر نہیں کہتے، جو ایک بار دیکھنے پر ہی سب بھانپ جاتی ہے، کیپٹن حسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر وہ فقط سر جھکا گیا۔ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے، لیکن دعا کرو کہ وہ نہ ہو، کیونکہ اگر وہ ہوا تو ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا میں اس کی جان لینے میں، کیونکہ کوئی بھی دشمن کبھی نہ میری نگاہوں سے بچ سکا ہے اور نہ ہی میرے عتاب سے۔ میجر اشرف اس معاملے میں بہت بے رحم ثابت ہوا ہے۔ وہ موت آلود مسکراہٹ سمیت بولا تو سب نے چونک کر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ خیر، مجھے آپ سب سے یہی امید تھی۔ بس آپ ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھائیے، اور کسی بھی قسم کی کوتاہی ان لوگوں کی جان کو جوخم میں ڈال سکتی ہے۔ ہمیں انہی معصوم جانوں کا محافظ بنایا گیا ہے اور ہمیں صحیح سلامت انہیں بازیاب کرا کر ان کے ٹھکانوں تک پہنچانا ہے، اور یہی ہمارا مشن ہے۔ وہ رسانیت سے گویا ہوئے تو ان تینوں نے پرعزم انداز میں بیک وقت انہیں سلیوٹ کیا۔ اس طرح مزید دو تین نصیحتیں اور کرتے ہوئے وہ لوگ میٹنگ ختم کرتے اسکرین آف کر کے اب اشرف کی سمت روانہ ہوئے تھے تاکہ اگلے اٹھائے جانے والے قدم کے متعلق جان سکیں۔ اشرف، اب کل کا کیا پلان ہے؟ کیسے ان سب کو بازیاب کرانا ہے؟ فاردین نے اپنی پیشانی مسلتے تفکر بھرے لہجے میں اس سے باز پرس کی تو اس نے تسلی دینے والے انداز میں اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ کچھ خاص نہیں، کل ہم ڈین کے آفس تک ایک خفیہ ریسرچ آپریشن کریں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو اس کی آؤ بھگت کرتے اسے موت کا پروانہ بھی تھما دیں گے۔ وہ تنفر بھرے لہجے میں سفاکی سے بولا تو ایک لمحے کے لیے میٹنگ روم میں موت کا سا سناٹا چھایا۔ ویسے وہ جو بھی ہے بہت مضبوط ہے۔ حسن نے بات کے اختتام پر ان دونوں پر طائرانہ نگاہ ڈالی۔ جو بھی ہوگا کل ہم سے زیادہ مضبوط نہیں ہوگا۔ ہمیشہ اپنے دشمن کو اپنے سے کمزور سمجھو، اگر طاقتور سمجھو گے تو کامیابی تمہارا مقدر نہیں بنے گی۔ اس نے ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالتے ٹھہرے انداز میں بہت گہری بات کی۔ ان دونوں نے ستائشی انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ دس میٹنگ از اوور ناؤ، یو بوتھ کین گو۔ کل سے ہم اس مشن کو ایک نئے طریقے سے آغاز دیں گے۔ وہ اسپاٹ چہرے سمیت بولا تو وہ دونوں اسے شب بخیر کہتے میٹنگ روم سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی اشرف نے اسی میز کے نیچے بنا خفیہ دراز کھولا۔ وہاں سے دو تین چھوٹی چھوٹی چپس برآمد ہوئیں اور وہ لہو رنگ آنکھوں سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں ایک مشن کو سر کرتے اس دشمن کو مات دینے کا جنون سوار تھا، جبکہ وہ دونوں اس کے ارادوں سے ہی یکسر انجان تھے۔ اس کے کٹاؤ دار لبوں پر بہت ہی تلخ مسکراہٹ رقم تھی۔